नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा राज्यों का सदन और लोकसभा लोगों का सदन से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। संसद के किसी भी सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या मनोनीत लोगों और मंत्रियों को संसद सदस्य कहा जाता है। संसद लोकसभा के सदस्यों एकल सदस्य जिलों में भारतीय जनता के मतदान द्वारा सीधे चुने जाते हैं और संसद सदस्य राज्यसभा सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधान द्वारा चुने जाते हैं। संसद में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 की स्वीकृत संख्या है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता से 12 नामांकित व्यक्ति शामिल हैं। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इतिहास व उत्पत्ति। भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक संसदीय लोकतंत्र है। ग्राम पंचायतें हमारे जनजीवन की अभिन्न अंग रही हैं। पुराने समय में गांवों की पंचायत चुनाव से गठित की जाती थी। उस न्याय और व्यवस्था दोनों ही क्षेत्रों में खूब अधिकार मिले हुए थे। पंचायतों के सदस्यों का राज दरबार में बड़ा आदर होता था। यही पंचायतें भूमि का बंटवारा करती थीं, कर वसूल करती थीं, गांव की ओर से सरकार कर का हिस्सा देती थी। कहीं कहीं कई ग्राम पंचायतों के ऊपर एक बड़ी पंचायत भी होती थी या उन पर निगरानी और नियंत्रण रखती थी। कुछ पुराने शिलालेख यह भी बताते हैं कि ग्राम पंचायतों के सदस्य किस प्रकार चुने जाते थे। सदस्य बनने के लिए जरूरी गुणों और चुनावों में महिलाओं की भागीदारी के नियम भी इस पर लिखे थे। अच्छा आचरण न करने पर अथवा राजकीय धन का ठीक ठाक हिसाब न कर पाने पर कोई भी सदस्य पद से हटाया जा सकता था। पदों पर किसी भी सदस्य का कोई निकट संबंधी नियुक्त नहीं किया जा सकता था। मध्य युग में आकर संसद सभा और समिति जैसी संस्थाएं गायब हो गईं। ऊपर के स्तर पर लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का विकास रुक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। विदेशियों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे, सेनाएं हारती जीतती रहीं, शासक बदलते रहे। हम विदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे। सिंध से असम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पंचायत संस्थाएं बराबर चलती रहीं। ये प्रादेशिक जनपद परिषद, नगर परिषद, पौर सभा, ग्राम सभा और ग्राम संघ जैसे अलग नामों से पुकारी जाती थीं। सच में ये पंचायतें ही गांवों की संसद थी। सन 1883 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीज दिखाई पड़े। 1853 के अंतिम चार्टर अधिनियम के द्वारा विधायी पार्षद शब्दों का प्रयोग किया गया। यह नई काउंसिल शिकायतों की जांच करने वाली और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करने वाली सभा जैसा रूप धारण करने लगी। 1857 की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय काउंसिल अधिनियम बना। इस अधिनियम को भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र कहा गया, जिसके द्वारा भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली का उद्घाटन हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर विधान बनाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अंग्रेजी राज के भारत में जमने के बाद पहली बार विधायी निकायों में गैर सरकारी लोगों के रखने की बात को माना गया। 1860 और 1870 के दशकों में ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। 1870 के अंत में 1880 के दशक के शुरू में भारतीय जनमानस राजनीतिक रूप में काफ़ी जागरूक हो चुका था। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीतिक और राजनीति में
सक्रिय बुद्धिजीवी राष्ट्रहितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए एक संगठन की ज़रूरत महसूस की। इस कड़ी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की ताकि काउंसिल में सुधार कर सके। ब्रिटिश संसद ने विधान परिषदों में भारत की जनता को वास्तव में प्रतिनिधित्व देने के लिए इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 को स्वीकार किया। 1919 में सुधार अधिनियम और उसके अधीन कई नियम बनाए गए, जिनके कारण केंद्र में भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, जिसमें एक थी राज्य परिषद और दूसरी थी विधानसभा। प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता था। पहली विधानसभा वर्ष 1921 में गठित हुई थी। इसमें कुल 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित, 6 सरकारी सदस्य और 15 मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। वे सोचते थे कि शत्रु के कैंप में घुसकर व्यवस्था को तोड़ने के लिए परिषदों में स्थान बनाया जाए। इसके लिए चुनाव में भाग लिया गया। स्वराज पार्टी को 1923 के चुनावों में बहुत सफलता मिली। स्वराज पार्टी ने 145 स्थानों में से 45 स्थान जीते। पार्टी केंद्रीय विधानमंडल में थी। केंद्रीय विधानसभा के नए चुनाव में कांग्रेस 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव को लेकर लड़ा। चुनावों में कांग्रेस को 102 में से 56 सीटें मिली। कांग्रेस विधायक दल के नेता शरद चंद्र बोस थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन कुछ परिवर्तन हुए। 1935 के अधिनियम के वे उपबंध काम के नहीं रह गए, जिनके तहत गवर्नर जनरल या गवर्नर अपने विवेकाधिकार के अनुसार अथवा अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार कार्य कर सकता था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर ली थी। अधिनियम की धारा 8 के द्वारा संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त हो गई, किंतु साथ ही यह अनुभव किया गया कि संविधान सभा के संविधान निर्माण के कार्य तथा विधानमंडल के रूप में इसके साधारण कार्य में भेद बनाए रखना जरूरी है। संविधान सभा विधायी की एक अलग निकाय के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई। इसके अध्यक्ष सभा के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान अध्यक्ष पद के लिए केवल श्री जी.वी. मावलंकर का ही एक नाम प्राप्त हुआ था। 14 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा के प्रारूप समिति के सभापति बी.आर. अम्बेडकर ने पेश किया। प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत था। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हो गया। इसके कारण आधुनिक संस्थागत ढांचे और उसकी अन्य सब शाखा प्रशाखाओं सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर पहले आम चुनाव के बाद नए संविधान के उपबंधों के अनुसार संसद का गठन होने तक इस प्रकार कार्य करती रही। नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। संसद, जिसके 2 सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का प्रथम निर्वाचन मई 1952 में हुआ। लोकसभा के सदस्यों का दूसरा निर्वाचन मई 1957 में, तीसरा अप्रैल 1962 में, चौथा मार्च 1967 में, पाँचवा मार्च 1971 में, छठा मार्च 1977 में, 7वां जनवरी 1980 में, 8वां जनवरी 1985 में, 9वां दिसंबर 1979 में, 10वां जून 1991 और 11वां 1996 में हुआ। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में बदल दिए जाते हैं, जबकि लोकसभा के सभी सदस्य हर 5 साल। संसद की भूमिका। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता की अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। संसदीय शब्द का अर्थ है कि ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे संसद कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। यह वह धुरी है जो देश के शासन की नींव है। भारतीय संसद
राष्ट्रपति दो सदनों राज्यसभा व लोकसभा और मंत्रिपरिषद से मिलकर के बनती है। राष्ट्रपति, वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में न तो बैठता है न ही उसकी चर्चाओं में भाग लेता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान करे। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति को महसूस हो कि इन परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई जरूरी है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अधिवेशन शुरू में और साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है। वह सदनों की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है। इसके अलावा वह संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है। इसके लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में या संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है। जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो, वह सदन उस संदेश में लिखे विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही पेश किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है। राज्यसभा, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, राज्यसभा राज्यों की परिषद है। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में 5 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों के केवल एक सदस्य हैं। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यवाही 6 वर्ष है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी सदस्य को चुना जाता है। लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। 18 साल और उससे अधिक आयु का हर एक भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार होगा। लोकसभा के अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे। अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो, ऐसी संविधान में परिकल्पना की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित है। आरंभ में यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए था। नवीनतम संशोधन के अंतर्गत अब यह 50 वर्षों के लिए अर्थात सन 2000 तक के लिए है। भारत में सदन की कार्यविधि 5 वर्षों की है। 5 वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने पर सदन खुद भंग हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में सदन को पूर्ण कार्यविधि समाप्त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा की कार्यविधि बढ़ा सकती है। यह एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। संसद के दोनों सदनों को कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उद्घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उद्घोषणा
संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों में से ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद। मंत्री पद ग्रहण करने के उपरांत मंत्रियों को संसद की सदस्यता 6 महीने के भीतर ग्रहण करना अनिवार्य होता है। संसद के सदस्य होने के नाते मंत्री किसी भी बिल पर बहस कर सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी बिल पर वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद और सरकार। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जाता है उसे 6 मास के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद का कार्य विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना। कार्यपालिका का कार्य संसद द्वारा पारित किए गए बिलों को क्रियान्वित करते हैं। भारत जैसे बड़े और भारी जनसंख्या वाले देश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव बेरोक टोक और निष्पक्ष हो, इसके लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाया गया है। लोकसभा के लिए सामान्य चुनाव जब उसकी कार्यविधि समाप्त होने वाली हो या उसके भंग किए जाने पर कराए जाते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष का या उससे अधिक हो मतदान का अधिकारी है। राज्यसभा के सदस्य राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चुनाव राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा में स्थान भरने के लिए राष्ट्रपति चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तारीख को अधिसूचना जारी करता है। जिस तिथि को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि समाप्त होनी हो, उससे 3 मास से अधिक समय से पूर्व ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जाती। चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग के अनुमोदन से मतदान का स्थान निर्धारित और अधिसूचित करता है। नई लोकसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रपति राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तिथि को सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुनने के लिए कहता है। अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात चुनाव आयोग नामांकन पत्र दायर करने, उनकी छानबीन करने, उन्हें वापस लेने और मतदान के लिए तिथियां निर्धारित करता है। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने के कारण भारत के राज्य क्षेत्र को उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य को चुना जाता है। पात्रता। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि को खाली हो जाता है और वह अन्य सदन के लिए चुना गया हो। इस प्रकार यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से राज्य के राजपत्र पर घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर त्यागपत्र नहीं दे देता तो सांसद का सदस्य नहीं रहता। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके अलावा किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है यदि वह कोई लाभ का पद धारण करता है, उसे विकृत चित्त वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, वह सदन द्वारा निष्कासन का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर निष्कासित कर दिया जाता है, वह राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाता है। यदि किसी सदस्य को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत दल बदल के आधार पर अयोग्य सिद्ध कर दिया गया हो तो उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। चुनाव संबंधी विवाद। संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन के लिए हुए किसी चुनाव को चुनौती उच्च न्यायालय में दी जा सकती है। याचिका चुनाव के दौरान कोई भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाने के कारण पेश की जा सकती है। यदि सिद्ध हो जाए तो उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सफल उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित कर दे। प्रभावित पक्ष को उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। संसद के सत्र और बैठकें। लोकसभा प्रत्येक आम चुनाव के बाद
चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर गठित होती है। लोकसभा की पहली बैठक शपथ विधि के साथ शुरू होती है। इसके नवनिर्वाचित सदस्य भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने के लिए, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए और संसद सदस्य के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने के लिए शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रण। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। यद्यपि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तथापि व्यवहार में इस आशय के प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है। संसद के सत्र। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं तथा बजट अधिवेशन फरवरी मई, मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशनों को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण। नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। अभिभाषण में ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों का विवरण होता है जिन्हें आगामी वर्ष में कार्य रूप देने का विचार हो। साथ ही पहले वर्ष की उसकी गतिविधियों और सफलताओं की समीक्षा भी दी जाती है। वह अभिभाषण चूंकि सरकार की नीति का विवरण होता है, अंततः सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण पर चर्चा बहुत व्यापक रूप से होती है। धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों के द्वारा उन मामलों पर भी चर्चा हो सकती है जिनका अभिभाषण के विशेष रूप में उल्लेख न हो। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा सदन के दोनों सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। कुछ ऐसी परंपरा बनी है कि उपाध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। प्रायः यह कोशिश रहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का यह काम है कि वे अपने सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से नियमों के अनुसार चलाएं। कार्यक्रम और प्रक्रिया। संसद कार्य 2 प्रमुख शीर्षों में बांटा जाता है, सरकारी कार्य और गैर सरकारी कार्य। सरकारी कार्य को फिर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ऐसे कार्य जिनकी शुरुआत किसी मंत्री द्वारा की जाती है और ऐसे कार्य जिनकी शुरुआत किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाती है, जैसे प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना, विशेषाधिकार के प्रश्न, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं इत्यादि। गैर सरकारी सांसदों के कार्य अर्थात विधेयकों और संकल्पों पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन या किसी भी ऐसे दिन जो अध्यक्ष निर्धारित करे 2.5 घंटे तक चर्चा की जाती है। सदन में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय की सिफारिश सामान्यतः कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की जाती है। प्रायः हर सप्ताह एक बैठक होती है। सांसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की छपी हुई प्रतियां सामान्यतः बैठक के बाद 1 मास के अंदर उपलब्ध करा दी जाती हैं। कार्यवाही को टेप रिकॉर्ड किया जाता है। वाद विवाद के अधिवेशनवार छपे हुए खंड हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होते हैं। संसद में प्रश्न पूछना। मंत्रिपरिषद अपनी प्रत्येक भूल चूक के लिए संसद के प्रति और संसद के द्वारा लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। सदन के सदस्य इस अधिकार का प्रयोग अन्य बातों के साथ साथ संसदीय प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। संसद सदस्यों का लोक महत्व के मामलों में मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछने का अधिकार होता है। जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक सदस्य का संसदीय अधिकार है। संसद सदस्य के लिए लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यह आवश्यक होता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों के पालन के लिए मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हो। प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करना और तथ्य जानना है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त खोजी और अनुपूरक प्रश्न पूछने से मंत्रियों का भी परीक्षण होता है कि वे अपने विभागों के कार्यक्रम
को कितना समझते हैं? प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पर होने वाले कटु तर्क वितर्क से सदन का वातावरण सामान्यतः अनिश्चित होता है। कुछ प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है, इन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है। इस काल के दौरान प्रश्नों की प्रक्रिया अपेक्षतः सरल और आसान है। चूंकि प्रश्नों की प्रक्रिया अपेक्षतः सरल और आसान है, अतः यह संसदीय प्रक्रिया के अन्य उपायों की तुलना में संसद सदस्यों में अधिकाधिक प्रिय होती जा रही है। शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाने लगा है। यह एक अधिक अर्थों में शून्यकाल होता है। 12 बजे दोपहर का समय न तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और न ही मध्याह्न पश्चात का समय होता है। शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इस नाम से जाना जाता है कि इसे 0 आवर भी कहा गया, क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे 1 घंटे का चलता था, अर्थात 1 बजे दिन में सदन के दिन भोजन के लिए अवकाश होने तक। अतः नियमों की दृष्टि से तथाकथित शून्यकाल का अनियमितता और प्रश्नकाल के समाप्त होते ही सदस्यगण ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वे महसूस करते हैं कि कार्रवाई करने में देरी नहीं की जा सकती। हालांकि इस प्रकार मामले उठाने के लिए नियमों में कोई उपबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रथा के पीछे यही विचार रहा है कि ऐसे नियम जो राष्ट्रीय महत्व के मामले या लोगों की गंभीर शिकायतों संबंधी मामलों सदन में तुरंत उठाए जाने में सदस्य के लिए बाधक होते हैं, वे निरर्थक हैं। शून्यकाल में उठाए जाने वाले मामलों की पहले से दी गई सूचना के आधार पर अध्यक्ष की अनुमति से एक सूची बनती है। संसद में जनहित के मामले। सदन लोक महत्व के विभिन्न मामलों पर अनेक प्रस्ताव पारित करता है। कोई भी सदस्य एक प्रस्ताव के रूप में कोई सुझाव सदन के समक्ष रख सकता है जिसमें उसकी राय या इच्छा दी गई हो। यदि सदन उसे स्वीकार कर लेता है तो वह समूचे सदन की राय या इच्छा बन जाती है। प्रस्ताव वास्तव में संसदीय कार्रवाई का आधार होते हैं। लोक महत्व का कोई भी मामला किसी प्रस्ताव का विषय हो सकता है। प्रस्ताव भिन्न भिन्न सदस्यों द्वारा भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पेश किए जा सकते हैं। प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा पेश किए जा सकते हैं और निर्वाचित सदस्यों द्वारा भी। भाषा। संसद के कार्य का संचालन करने की भाषाएं हिंदी तथा अंग्रेजी है, किंतु पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्यों को जो कि हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हो, अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। दोनों सदनों में 12 भाषाओं को हिंदी तथा अंग्रेजी को साथ साथ भाषांतर करने की सुविधा उपलब्ध है। संसद में बजट। मंत्रिपरिषद को शासन, सुरक्षा और जन कल्याण के बहुत से काम करने होते हैं। इन सब के लिए बहुत साधन चाहिए। ये आए कहाँ से? मंत्रिपरिषद जनता से कर वसूलती है, जरूरत पड़ने पर कर्जे भी लेती है, क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था में रहते हैं। मंत्रिपरिषद के लिए यह जरूरी है कि कोई भी कर लगाने या कोई भी खर्चा करने से पहले वह संसद की मंजूरी ले। इस मंजूरी को लेने के लिए हर वर्ष मंत्रिपरिषद एक बजट यानी पूरे साल की आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा संसद में पेश करती है। रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग पेश किए जाते हैं। सामान्य बजट प्रायः फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर लाया जाता है। रेल बजट उससे कुछ दिन पहले आ जाता है। वित्तीय वर्ष इस समय प्रत्येक साल की 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। बजट में इस आशय का प्रस्ताव होता है कि आने वाले साल के दौरान किस मद पर कितना खर्च किया जाना है, उसमें कितना धन किस तरीके से आएगा या कहां से जुटाया जाएगा। बजट के आगामी वर्ष के लिए अनुदान दिए जाते हैं। बजट पास करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में गंभीर एवं पूर्ण चर्चा होती है। यह बजट पेश किए जाने के कुछ दिन बाद होती है। चर्चा सामान्य वाद विवाद से आरंभ होती है। यह संसद के दोनों सदनों में 3 या 4 दिन तक चलती है। प्रथा यह है कि इस अवस्था में सदस्य मंत्रिपरिषद की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर भी विचार करते हैं। कर लगाने तथा खर्च के ब्यौरे में नहीं जाते। इस प्रकार सामान्य वाद विवाद से प्रत्येक सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। मंत्रिपरिषद को भी आभास हो जाता है कि किसी प्रस्ताव विशेष के प्रति बाद की अवस्था में क्या प्रतिक्रिया होगी। यह ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं होता। मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। दूसरी अवस्था अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान की है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों के लिए अलग मांगें रखी जाती हैं। इन मांगों का संबंध बजट के व्यय
वाले भाग से होता है। इनका स्वरूप कार्यपालिका द्वारा लोकसभा के लिए किए गए निवेदन का है कि मांग की गई राशि को खर्च करने का अधिकार दिया जाए। भारतीय संसद के ऊपर हमारी यह एक छोटी सी वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।